हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आज अधिनियम के क्वेश्चन करेंगे एक्ट से, राइट। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आपको जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं ऐसे आप कमेंट कर दिया करो, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर लिया करेंगे। तो मैं आप लोग के इतने सारे कमेंट रहते हैं, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने कमेंट देख लिया है और आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वो वीडियो में कवर कर लेती हूँ। आपकी जो भी डिमांड है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाती हूँ, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो या स्ट्रेटेजी के फॉर्म में हो या फिर किसी भी फॉर्म में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति का वितरण किस आधार पर होगा? उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों की इच्छा से, कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों से, सरकार द्वारा अधिग्रहण। तो राइट आंसर है उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में किस संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान किया गया है? पिता की व्यक्तिगत संपत्ति, संपत्ति में सह उत्तराधिकारियों का हिस्सा, पैतृक संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार कब दिया गया? 1956 से ही, 2005 के संशोधन के बाद, 1986 के संशोधन में, 2010 के बाद। तो इसका राइट आंसर है 2005 के संशोधन के बाद दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू की परिभाषा में कौन शामिल है? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, केवल हिंदू, केवल सिख और जैन, मुस्लिम और ईसाई। तो राइट आंसर है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अगर किसी व्यक्ति की संतान और पत्नी नहीं है तो उसकी संपत्ति किसे मिलेगी? पिता को, माता को, भाई और बहन को, माता और पिता को। तो उसकी संपत्ति मिलेगी माता और पिता को। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2015 के तहत मुख्य रूप से किस मुद्दे को संशोधित किया गया है? पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना, पुत्र को अधिक अधिकार देना, विधवा को संपत्ति का अधिकार देना, गोद लिए हुए बच्चों के अधिकार को सीमित करना। तो इसका राइट आंसर है पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2015 के तहत पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को बराबरी का अधिकार किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 4, धारा 6, धारा 8, धारा 12। तो राइट आंसर है इसमें धारा 6। संशोधन के अनुसार क्या विवाहित पुत्री को भी पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा? ऑप्शन है हाँ, विवाहित और अविवाहित दोनों पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा। बी है नहीं, केवल अविवाहित पुत्री को अधिकार मिलेगा। सी, विवाहित पुत्री को आंशिक अधिकार मिलेगा। डी, केवल विधवा पुत्री को अधिकार मिलेगा। राइट, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है हाँ, विवाहित और अविवाहित दोनों पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा। संशोधित अधिनियम 2015 के अनुसार यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्री का उत्तराधिकार का दावा कब तक मान्य रहेगा? केवल पिता के जीवन काल तक, पिता की मृत्यु के बाद भी, पिता के जीवन काल के बाद लेकिन विवाह के बाद नहीं, केवल पिता की संपत्ति के बंटवारे तक। तो राइट आंसर है पिता की मृत्यु के बाद भी। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2015 में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के निर्णय का प्रभाव किस वर्ष से लागू माना गया? 2015, 2005, 2010, 2020। तो राइट आंसर है इसका 2005। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में या धारा 5 में? बताइए।
क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है, पहले से टिक लगा हुआ है, धारा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। दहेज लेना या देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 6? बताइए। तो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है धारा 3। दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 2 वर्ष और जुर्माना, 5 वर्ष और जुर्माना, 1 वर्ष और जुर्माना, 6 महीने और जुर्माना। अधिकतम सजा पूछी है तो अधिकतम सजा है 5 वर्ष और जुर्माना। दहेज का मामला किस न्यायालय में विचारणीय होता है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2A में, धारा 2F में, धारा 3 या 3 में, धारा 4? बताइए। तो राइट आंसर है धारा धारा 2F में दी गई है। ठीक है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की मांग कर सकती है? बताइए। धारा 5, धारा 7, धारा 8 या धारा 10? तो राइट आंसर है धारा 8 के तहत कर सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 में किस प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा, केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, केवल आर्थिक हिंसा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, राइट? तो राइट आंसर आपको पता चल चुका है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा सारे इसमें आएंगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण आदेश किस धारा में दिए जाते हैं? धारा 12, धारा 18, धारा 20, धारा 22? तो राइट आंसर है धारा 18। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 किस वर्ष लागू हुआ? 9 दिसंबर 2013, 1 अप्रैल 2014, 22 नवंबर 2012, 10 जनवरी 2015? बताइए। तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 2013। देखिए, डेट ज्यादा नहीं पूछ रहा है, और डेट बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है तो पूछ रहा है, नहीं तो सबसे ज्यादा कि घरेलू हिंसा में किस तरह की हिंसा आती है, फिर हिंसा के प्रकार दे दिए जाते हैं, राइट? जैसे आपने ऊपर देखा, कितनी सजा का प्रावधान है, इस टाइप की क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, समझ भी बोल सकते हैं, फैक्ट भी बोल सकते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? धारा 2F, धारा 3, धारा 4, धारा 5? बताइए। परिभाषा किस में दी गई है? तो इसमें धारा 3 में दी गई है। किस प्रकार के संस्थानों में यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है? केवल सरकारी कार्यालयों में, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों में, केवल निजी संस्थानों में, केवल शिक्षा संस्थानों में? बताइए। तो इसका सही आंसर है 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थल पर। ठीक है। आंतरिक शिकायत समिति में अध्यक्ष कौन होता है? वरिष्ठ पुरुष कर्मचारी, कानूनी सलाहकार, किसी एनजीओ या संस्था का प्रतिनिधि, संगठन की एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी? बताइए। तो राइट आंसर है इसका संगठन की एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा कितनी है? 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन या 30 दिन? तो राइट आंसर है इसका 90 दिन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक और बालिका की आयु कितनी निर्धारित की गई है? लड़का 18 वर्ष और लड़की 16 वर्ष,
लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष, लड़का 20 वर्ष और लड़की 18 वर्ष, लड़का 18 वर्ष और लड़की 17 वर्ष। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको भी पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। कोई तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबको ये पता रहता है, राइट। बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत बाल विवाह करवाने वाले माता पिता या अभिभावक को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 6 महीने का कारावास या जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास या 50,000 रुपए जुर्माना। तो 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए कितने समय के भीतर याचिका दायर की जा सकती है? विवाह के 1 वर्ष के भीतर, विवाह के 2 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर, बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर। तो राइट आंसर है बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर। बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 19। तो राइट आंसर है इसमें धारा 13। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत नाबालिग लड़की द्वारा किए गए विवाह को रद्द करवाने का अधिकार किसे प्राप्त है? लड़की को स्वयं, माता पिता या अभिभावक, अदालत द्वारा स्वचालित रूप से, केवल बाल विवाह रोकथाम अधिकारी। तो राइट आंसर है ये लड़की को स्वयं प्राप्त है, राइट। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो राइट आंसर है 18 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के अनुसार बालक किसे कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। तो 18 से कम आयु के व्यक्ति को कहा गया है बालक, ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक आयु का किशोर किसी जघन्य अपराध में वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना कर सकता है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो राइट आंसर है इसमें 16 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति का गठन का प्रावधान किस धारा में है? धारा 25, धारा 29, धारा 30, धारा 31। तो राइट आंसर है धारा 29। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कार्यरत महिला को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है? 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 26 सप्ताह या 20 सप्ताह। राइट आंसर है 26 सप्ताह। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अवकाश का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? औसत वेतन के अनुसार, न्यूनतम वेतन के अनुसार, बिना वेतन अवकाश या बोनस के रूप में। तो ये किया जाता है औसत वेतन के अनुसार किया जाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में दत्तक ग्रहण करने वाली या सैरोगेसी से बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है? धारा 3, धारा 5 के 4 में, धारा 6 या धारा 10। धारा 5 के 4 में, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व अवकाश पाने के लिए महिला को न्यूनतम कितने दिन कार्यरत रहना आवश्यक है? 60 दिन, 120 दिन, 160 दिन, 80 दिन। बताइए। तो राइट आंसर है महिला को कम से कम 180 दिन तक कार्यरत होना आवश्यक है। तब पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम 1994 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भपात को रोकना, भ्रूण लिंग जांच और लिंग चयन को रोकना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है
भ्रूण लिंग जांच और लिंग चयन को रोकना। पीसी एंड पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत लिंग चयन करने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 3 महीने का कारावास और जुर्माना, 6 महीने का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो ये है 3 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना। पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डायग्नोस्टिक लैब का पंजीकरण किस धारा के तहत अनिवार्य है? धारा 3, धारा 5, धारा 18, धारा 22। तो राइट आंसर है धारा 18। पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत गर्भवती महिला की सहमति के बिना भ्रूण लिंग का परीक्षण कराने पर दोषी व्यक्ति को किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? धारा 4, धारा 5, धारा 23 या धारा 20। राइट आंसर है धारा 23। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को किस आयु तक काम करने से प्रतिबंधित किया गया है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो राइट आंसर है इसका 14 वर्ष। संशोधित अधिनियम 2016 के तहत 14 से 18 वर्ष के किशोरों को किस प्रकार के कार्य करने की अनुमति दी गई है? खतरनाक कार्य में, गैर खतरनाक कार्य में, घरेलू कार्य में या सभी प्रकार के कार्य में? गैर खतरनाक कार्य करने की अनुमति दी गई है। संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार बाल श्रम में लिप्त व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 14, धारा 10, धारा 9, धारा 11। तो राइट आंसर है धारा 14 में। बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधित अधिनियम 2016 के तहत पहली बार अपराध करने पर क्या सजा का प्रावधान है? 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना, 3 महीने से 6 महीने तक का कारावास, केवल 10,000 रुपए जुर्माना, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का कारावास। तो राइट आंसर है 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बालक या बालिका की आयु सीमा क्या है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो राइट आंसर है 18 वर्ष से कम। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष से आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास। राइट आंसर है इसका 7 वर्ष से आजीवन कारावास। पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है? 10 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो राइट आंसर है मृत्युदंड। पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बच्चों के खिलाफ अश्लील सामग्री के मामले में दोषी व्यक्ति को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास। तो राइट आंसर है इसका 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। सती निषेध अधिनियम 1987 के तहत सती को बढ़ावा देने या उसका महिमा मंडन करने पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास। तो राइट आंसर है 7 वर्ष तक का कारावास। सती निषेध अधिनियम 1987 के तहत सती करने या कराने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास या 7 वर्ष का कारावास। तो राइट आंसर है आजीवन कारावास। सती निषेध अधिनियम 1987 के तहत यदि कोई व्यक्ति सती स्थल का महिमा मंडन करता है तो उसे कितने तक का जुर्माना हो सकता है? 10,000 रुपए,
25,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए? राइट आंसर है 1 लाख रुपए। सती निषेध अधिनियम 1987 के तहत सती का क्या अर्थ है? विधवा की आत्महत्या करना, विधवा द्वारा पति की चिता पर आत्मदाह करना, पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करना, पत्नी का पति के साथ आत्महत्या करना। तो राइट आंसर है विधवा द्वारा पति की चिता पर आत्मदाह करना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर देना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। राइट।